खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से है, जहां पे छात्रों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है हम आपको बताते हैं। कानपुर के HBTI कॉलेज में मैनेजमेंट के छात्र पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज ने उनके साथ धोखा किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। छात्रों की माने तो एडमिशन के वक्त ये कॉलेज एफिलिएटेड था, लेकिन अब कॉलेज का एफिलिएशन खत्म कर दिया गया है। इसके लिए छात्र कॉलेज के डायरेक्टर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक HBTI का एफिलिएशन बहाल नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल कानपुर में हाल ही में विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल किए HBTU जब पहले प्रावधिक कॉलेज था और अब इससे स्टेप HBTI मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड हुआ था, लेकिन जैसे ही सितंबर महीने में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, वैसे ही स्टेप HBTI का एफिलिएशन खत्म कर दिया गया। एफिलिएशन खत्म होने की जानकारी कॉलेज के छात्र छात्राओं को जैसे ही मिली, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं HBTU के वाइस चांसलर ने छात्र छात्राओं के रोष को देखते हुए तत्काल AKTU लखनऊ में फोन कर बात की है और छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया गया है कि शासन स्तर पर बात लगातार जारी है, जल्द ही समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। ये उसका अंग नहीं था, बल्कि पैटर्नेज था HBTI का। ये सोसाइटी में रजिस्टर्ड था। मैंने कल ही मेरे सामने ये चीज़ आई है, कल दोपहर से, और होपफुली जो अगला हफ्ता आ रहा है उसके आखिर तक मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि आपको स्टेटस बता सकूं कि क्या है, कैसे हम इनको उसी स्टेटस पर मेंटेन करें जो इसमें ये चले आ रहे हैं। उम्मीद है मैं मतलब कोशिश जारी है और मुझे उम्मीद है लास्ट जो आने वाला हफ्ता है उसके आखिर तक शायद मैं कुछ मजबूती के साथ आपको कह सकूं। टाइम इतनी तेज स्पीड में गाड़ी लेके गए कि मेरे साथ साथ 8-10 लोगों की और गाड़ी ऊपर चढ़ा के गए, मतलब धक्का दे के गए, धक्का दे के निकलने की कोशिश की है और ये साथ साथ गाली तक दी है। कुछ बच्चों ने सुना है कि वो गाली दी हैं। अब बताइए सर, ये मैनेजमेंट या हमारे डायरेक्टर हो के बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, ये उनको शोभा देता है? समस्याएं सर हमारी बहुत है। हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में आए हैं और हम लोग HBTI के नाम से आए, लेकिन इनकी कुछ बेकार एडमिशंस की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से हम लोगों को प्राइवेट कॉलेज कर दिया गया है। ये प्राइवेट कॉलेज हम लोग नहीं पढ़ने आए थे, इसलिए हम लोगों को जो हमारा कॉलेज है वही चाहिए, HBTU से मर्ज चाहिए। हम लोग HBTI पढ़ने आए थे और अब HBTU हो गया, उससे मर्ज कॉलेज चाहिए हम लोग। सर पहले जब HBTI थी तो उन्होंने स्टेप HBTI एक प्रोजेक्ट डाला था कि आप MBA कराइए, सेल्फ फाइनेंस से कराइए। उस टाइम पे वो स्पॉन्सर कर रही थी और उसके बाद सर उन्होंने प्रपोजल डाला है कि आप प्रपोजल डाला है सर कि आप मर्ज कर लो आप, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए हमारे कैंपस में 2 सर MBA प्रोग्राम चल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत ही खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन हमारे पास वीडियो है, प्रूफ कि डायरेक्टर सर ने कहा मुझे कोई असहमति नहीं होगी, मैं खुश होऊंगा अगर ये HBTU प्रोग्राम में मर्जर हो गया। जब हमने रिटन डॉक्यूमेंट मांगा, हमें स्टैम्प पे लिख के दिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया मैं नहीं लिखूंगा। जब उन्होंने सहमति करी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्यों उनको दिक्कत हो रही है? अंदर से भी सर ऑर्डर आया है कि डायरेक्टर सर हमारे चेंज हो रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम स्टेप HBTI में पढ़ें। सर हमें HBTU में मर्जर चाहिए। जब हमारी पोस्ट 40 ही नहीं है HBTI, तो HBTI का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें यहाँ पर? अगर हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर पढ़ना होता है तो हम अपने शहरों से छोड़ के कानपुर जैसे शहर में नहीं आते, दिल्ली NCR में आते हैं हम पढ़ने के लिए। सर हम गवर्नमेंट से ही बाहर जाएंगे, हम HBTI के स्टूडेंट हैं, हमें HBTU में चाहिए मर्जर। यही। और इसी विषय पर बातचीत के लिए कॉलेज के डायरेक्टर RK त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्राइम न्यूज पे स्वागत है त्रिवेदी जी आपका। ये क्या कुछ चल रहा है बवाल? स्टेप HBTI अब जो इसे एक प्राइवेट कॉलेज का दर्जा दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? क्या जानकारी क्यों नहीं दी गई छात्रों को और ऐसा क्यों किया जा रहा है? किस नियम के तहत किया जा रहा है? नहीं, इसमें कॉलेज का कोई वो नहीं है। ये प्राविधिक अबुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। HBTI का इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ये AKTU से संबंधित विश्वविद्यालय है। उसका कोड नंबर 181 है। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट में ये सूचना दे दी है कि प्राइवेट के तरह एडमिशन करेंगे। कोई प्राइवेट का दर्जा देने की बात नहीं है और उनको भ्रम की स्थिति है, जो मैं शासन से और प्राविधिक विश्वविद्यालय से कह रहा हूँ, लगातार संपर्क में हूँ। और बच्चों को अननेसेसरली कुछ शिक्षक
दिग्भ्रमित कर रहे हैं और गलत सूचना के आधार पर ये सब एजुकेशन हो लेकिन रहा है। बच्चों में बच्चे हड़ताल पे गए हैं त्रिवेदी जी, उनके पास ये सूचना है कि ये स्टेप HBTI जो है ये HBTU के अधीन अब नहीं रह गया है और इंडिविजुअल पहले अगर भी- बॉडी जी पहले भी नहीं था, ये अलग संस्था है। जी, इसमें तो कोई confusion नहीं। इनके पास फिर ये जानकारी कैसे है? ये तो अभी बच्चे कह रहे थे कि अब इसे अलग किया जा रहा है। जब हमने अलग admission ही लिया- था, ये अलग कोड है। HBTI का विश्वविद्यालय में भी 44 कोड था, इसका अलग अस्तित्व है और 181 नंबर कोड है, छात्रों को मालूम है। और ये सूचना कुछ शिक्षक जो हैं इसमें रोल गलत कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में है ये बात, और दिग्भ्रमित तो कर रहे ये हैं। तमाम जानकारी बच्चे अब हड़ताल पे चले गए हैं, उनको इस तरह की जानकारी क्यों नहीं बच्चों को वेबसाइट से दिया गया और मैं इसका ऑलरेडी शासन स्तर पर विश्वविद्यालय जो AKTU है उनके स्तर पर कार्रवाई कर रहा हूँ, लगातार उनके संपर्क में है और 2-4 दिन में ये पुनः अपनी पूरी स्थिति जो है वो आ जाएगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। क्योंकि प्राइवेट स्कूल की जो मान्यता होती है, अगर ये बच्चे नौकरी लेने के लिए जाते हैं RK त्रिवेदी साहब, जो एक प्राइवेट कॉलेज की मान्यता होती है और जो एक सरकारी कॉलेज की मान्यता होती है उसको दो तरीके से देखा जाता है। इनकी यही परेशानी है कि अगर इनके कॉलेज को जो भी कोड आप बता रहे हैं अगर प्राइवेट किया जाएगा तो इन्हें आगे परेशानी होगी नौकरी लेने में। मुझे मालूम है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से जी एफिलेटेड, और मैं इस बारे में प्रयास कर रहा हूँ और मैं ये बच्चों को भी इंश्योर कराना चाहता हूँ इस वॉइस कॉल के माध्यम से कि ये पुनः स्थिति जो 4 दिन पहले स्थिति थी उसी स्थिति में ये हो जाएगा। इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ मैं और मेरे प्रयास से ही होगा क्योंकि मैं निदेशक हूँ। बच्चों के कहने से ऐसे करने से कुछ होने वाला नहीं है ना। तो आप इस पर विश्वास रखें। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सभी छात्रों को कि ये स्थिति जो 2 दिन पहले थी वही होगी। विश्वविद्यालय स्तर पर अगर निर्णय हो गया है AKTU में तो उसके लिए चलिए आपने आश्वस्त किया है और रिजॉल्व करने के लिए हम लोग के माध्यम से उन छात्रों तक भी ये संदेश आपका जो आश्वासन है ये गया है, वो भी आश्वस्त होंगे कि जो पहले स्थिति थी उसी स्थिति के तहत आगे वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया RK त्रिवेदी जी हमसे बातचीत के लिए आपका। साबुद्दीन हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। साबुद्दीन, जिस तरीके की बातें कर रहे थे अभी त्रिवेदी साहब, उनकी बातों से लग नहीं रहा था कि वो नहीं चाहते। उनका कहना कि ऐसी चीज़ें निकल कर आई है, AKTU का एक कोड है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं उसमें, और अब अगर बोला गया है कि प्राइवेटली एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और कुछ अध्यापक हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं इन बच्चों को। ऐसी कोई बात है ही नहीं। देखिए रिंजी, आपको बता दें जो बात यहाँ उठ के आ रही है कि अध्यापक भ्रमित कर रहे हैं, अध्यापकों का इसमें जहाँ तक अभी बात हुई कोई रोल नहीं है। बात सब इतना है कि जो ये पहले जो गवर्नमेंट था उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से नाराज छात्र सिर्फ इसी वजह से हैं और इसके लिए शासन से या फिर जो अभी त्रिवेदी जी बोल रहे थे उनकी तरफ से भी अभी कोई ये नहीं जारी किया गया कि इसको फिर से उसमें गवर्नमेंट किया जाएगा या फिर क्या। बस जो छात्रों का नाराजगी है वो इसी चीज के लिए है केवल कि इसको गवर्नमेंट से क्यों प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जी रंजन, चलिए, तो छात्रों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं हो रहा है और अगर समझा पाते हैं त्रिवेदी जी तो अच्छी बात है। बाकी छात्र हड़ताल पर हैं और तमाम जो अपनी परेशानियां हैं वो रख रहे हैं प्रबंधन के सामने। तमाम जानकारियों के लिए साबुद्दीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते खबरों में, उधर गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार सभी 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मारी गई एक युवती सॉफ्टवेयर कंपनी HCL में काम करती थी। ऑडी में सवार दोनों लोग की एयरबैग्स खुलने से जान तो बच गई है। पुलिस के मुताबिक ऑडी कार सफदरजंग अस्पताल के एक डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड है और अब पुलिस हादसे के वक्त ऑडी में सवार लोगों की तलाश कर रही है। दिल्ली NCR में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जी हां, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक ऑडी कार सवार 2 युवकों ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद ऑटो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस समय मौजूद हैं हम इंदिरापुरम थाने पर
और इंदिरापुरम थाने पर आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये वो ऑडी कार है जो तेज रफ्तार थी। रात के तकरीबन 12 बजे इस कार ने ऑटो सवार 4 लोगों को इतनी बुरी तरीके से टक्कर मारी कि 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए और उसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ऑडी में जो 2 लोग सवार थे वो किसी और गाड़ी में लिफ्ट मांगकर वहां से फरार हो गए। हमारे साथ खुद मौजूद हैं रिंकू यादव के पिता, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि कितना दर्द है उनको उनकी बेटी के चले जाने पर। हम समझ सकते हैं आपके बहुत दर्द होगा, जाहिर सी बात है आपकी बेटी का देहांत हो गया है इस हादसे में। अब हम क्या कह सकते हैं, हमारी बेटी अभी कल हमने 9:30 बजे उनसे बात की थी। वो बोली कि हम अपने दूध लेने के नीचे उतर रहे हैं, दूध लेके टहलने निकले हैं, उसके बाद आएंगे। इसके आगे हमको कुछ नहीं पता कि कैसे हुआ क्या हुआ। बस हमको रात रहती थी आपकी बेटी? ये नोएडा में 22 सेक्टर में रहती थी जी। और 22 आपको किस समय सूचना मिली? मेरे को रात को 2 बजे मिली है। जो 2 लड़के दूसरे लोग जो मारे हैं उनके घर वालों को खबर मिली तो उन्होंने हमको फ़ोन करके 2 बजे रात को खबर दी। हम लोग इस समय देहरादून में थे जी। तो रात को सोते समय जब टेलीफोन से हमको खबर मिली, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कि एक्सीडेंट हो गया। तो हमको ये भी नहीं पता कि उनका डेथ हुआ है या कैसे हुआ है, एक्सीडेंट में चोट लगी है, अब कुछ पता नहीं, इतना बताया कि एक्सीडेंट हुआ है जी। फिर हमारे छोटे भाई जो है उन्होंने फिर उनको हमने फ़ोन करके बताया, इलाहाबाद में वो रहते हैं। तो उन्होंने फिर ट्रेस आउट करके, हमारे दादा साहब यहाँ पर एसओ हैं CISF में, उन्होंने फिर ट्रेस किया, उन्होंने खबर दी ऐसे ऐसे करके हुआ है। फिर हम लोग सुबह 4:30 बजे वहाँ से चले गए, अभी भी पहुँचे थोड़ी देर में। तेज रफ्तार कार ने हालांकि रिंकू यादव को अब मौत दे दी है। उनके पिता का जो दर्द है वो कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। दुखद घटना ये है कि उन 4 परिवार के 4 चिराग जो रोशन थे वो अब बुझ गए। दुखद घटना ये भी है कि अब वो 4 लोग कभी लौट कर नहीं आएंगे। हालांकि तेज रफ्तार ने उन 4 की जान ले ली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये तेज रफ्तार गाड़ियां जो सरेआम सड़कों पर लोगों की जान ले रही हैं, ऐसा आखिर कब होगा जब इनकी रफ्तार पर रोक लग सकेगी। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। यूपी में नामांकन के दौरान उम्मीदवारों की ओर से दिए जा रहे हलफनामे नेताओं की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। मुरादाबाद से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां नेताओं ने अपनी संपत्ति से जुड़ी हुई जो जानकारी साझा की है वो कहीं ना कहीं नेताओं की पोल खोलने का काम कर रही है। नामांकन में खुली प्रत्याशियों की पोल, किसी के पास महज 72 रुपए, किसी की आय में 2.5 गुना से ज्यादा का इजाफा। यूपी विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर जारी है। हर रोज हो रहे नामांकन प्रत्याशियों से जुड़ी कई रोचक जानकारियां जनता के सामने ला रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला मुरादाबाद से सामने आया है। यहाँ BSP उम्मीदवार हाजी नासिर कुरैशी के नामांकन में दी गई जानकारियों ने लोगों को चौंका दिया। दरअसल साहब ने नामांकन में अपनी संपत्ति से जुड़ी जो जानकारी साझा की है लोगों के गले नहीं उतर रही है। हाजी कुरैशी ने बताया कि उनके पास जमा राशि के तौर पर बैंक अकाउंट में महज 72 रुपए है, जबकि सूत्रों के मुताबिक उनके पास 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अब ठाकुरदारा से नवाब जान साहब कहते हैं कि मेरी जो संपत्ति है वो 2.5 गुना हो गई है पहले से। 5 साल पहले जितनी थी अब उससे में 2.5 गुना हो गई है। आपके अनिसुर रोमान कहते हैं कि जो मेरी संपत्ति थी वो अगर 1.5 लाख थी तो अब मेरी जो है 6.25 लाख हो गई है। अब आपके दूसरी तरफ आए थे नासिर कुरैशी साहब। नासिर कुरैशी साहब कह रहे हैं जितनी मेरी संपत्ति थी वो अब 72 रुपये केवल अकाउंट में रह गई है। ये नहीं समझ में आता। नासिर कुरैशी साहब बहुत ईमानदार हो गए हैं, सब कुछ उनके हाथ से चला गया है, सब उन्होंने जनता में दान कर दिया है, क्या करा है, 72 रुपये उनके अकाउंट में रह गए हैं। या अनिसुर रहमान साहब ने बहुत मोटी कमाइयाँ करी हैं, या क्या करा है जो उनकी संपत्ति 2.5 गुनी हो गई है। ये तो साहब कोई मुँह से थोड़ी कह रहा है मैंने घोटाला करा है, क्या कह रहा है कोई। मैं तो समझते नहीं ऐसा कौन सा व्यापार है। मैं भी व्यापारी आदमी हूँ। 5 साल में जो है व्यापार कैसे आप जो है किसी संपत्ति को 2.5 गुना या 4 गुना या 5 गुना कर पाते हैं, ये समझ। नामांकन ने खोली पोल। वहीं ठाकुरद्वार से उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले नवाब जान की पिछले 2.5 साल में उनकी संपत्ति 2.5 गुना तक बढ़ गई है। दरअसल सपा विधायक नवाब जान ने 2.5 साल पहले उपचुनाव में अपनी सालाना आय 1.94 लाख दर्शाई थी, जो कि अब नए हलफनामे के मुताबिक बढ़कर 4.25 लाख हो गई है।
यही नहीं, उनकी पत्नी के गहनों में भी भारी इजाफा हुआ है, जो 60 तोले के हो गए हैं। हमें इसे बड़ा उससे देखते हैं कि वो इस समय पूरे नासिर कुरैशी मांस व्यापारी के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हैं और खूब दल बल के साथ चलते हैं। उनका रोज़ का खर्चा ही कम से कम 10,000 रुपये है और उन्होंने ये 72 रुपये की संपत्ति दिखा करके जिस तरह से सरकार की आंखों में और आम आदमी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करी है, इस पर सरकार को अविलंब होकर के और चुनाव आयोग को एकदम इस पर जांच बिठानी चाहिए कि ये इस तरह का क्यों किया। नामांकन ने खोली पोल। वहीं काट से सपा विधायक अनीसुर रहमान की संपत्ति में 4 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। उनकी वार्षिक आय 1.54 लाख थी, जो अब 6.27 लाख हो गई है। देखिए, ये सब इनके चाल फरेबी रहती है, इसको ही निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए और इसमें सतर्कता से इसमें इनको दिशा निर्देश करने चाहिए, क्योंकि देखने वाली बात यह है उसकी 10,000 रुपये तो मिनिमम फीस जमा होती है। अब इन लोगों के बैंक खाते में 72 रुपये केवल रहेंगे तो ये 10,000 रुपये कैसे जमा कर पाएंगे फीस। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि कोई भी कैश में कोई काम नहीं होगा, सब बैंक के थ्रू काम होगा। तो जब इनके बैंक खाते में केवल 72 रुपये होंगे तो ये निर्वाचन की फीस ही 10,000 रुपये कैसे अदा कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रशासन को सतर्कता से देखना चाहिए और झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। नामांकन ने खोली पोल। नामांकन दाखिल कर सुर्खियों में आए सपा और बसपा उम्मीदवार फिलहाल मीडिया के कैमरों से बचते नजर आए हैं। अब सच में सोचने वाली बात है कि इन नेताओं के पास ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है जो इनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। अगर है तो कृपया नेताजी ये मंत्र सूबे की जनता के साथ भी साझा कर दें, ताकि आम लोगों के दिन भी बदल जाए। मुरादाबाद से कौसार अली की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। आगे बढ़ते इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के किशनगढ़ गांव में एक मोर्टार शेल मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बम वाली जगह को खाली कराकर उसकी घेराबंदी कर दी गई है। पूरे इलाके को सील करते हुए मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात कर दिया गया है। इस बीच खबर यह भी है कि मौके पर एनएसजी की टीम भी पहुंच गई है। मोर्टार सेल सेक्टर 1 के पास गौशाला मंदिर से सटे कूड़ेदान में मिला है। खबरों के मुताबिक ये मोर्टार सेल काफी पुराना है, जिसे फिलहाल मौके से हटा लिया गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने मोर्टार सेल बनाने की वाली जगह को खाली करा लिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। पुलिस ने पूरा इलाका सील कर दिया है। एनएसजी की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। वसंत विहार के सेक्टर 1 के पास मोर्टार सेल मिलने की खबर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।